लड़ाई के दौरान बत्रा साहब जो है मेरे को साथ लेके चलते थे। बोलते थे कि जहाँ मैं जाऊंगा चंदेर साहब आप मेरे साथ ही रहे। मैं बोला या तो इसका ड्राफ्ट बना के इस बैंक में जमा कर देना, अगर मैं मर गया तो। वो राइफल मैंने पहचान लिया कि ये अपने हिंदुस्तानी राइफल नहीं, ये पाकिस्तानी है। उसके छाती के बराबर वो गोलियां लगी सारी। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे को मेरी लड़की का लेटर मिला था। वो बात करके पता करके बताते हैं कि बंदा, इतना ही बताते हैं कि बंदा है अभी मरा नहीं, बस। जब हमने अटाक किया के शंकर के ऊपर, तो उस वक्त तो काफी जोश भरा हुआ था, सभी जवानों के बीच में काफी क्रोध भरा हुआ था। उस वक्त किसी के दिल में ये महसूस नहीं होता कि आगे से गोली आएगी या कोई बम गिरेगा या कोई मरेगा। वो तो मरने गिरने का उसको ध्यान ही नहीं देता और एकदम अकाउंट करके ऊपर गया। मैं उपेंद्र सिंह चंदेल डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ और 79 जनवरी को मैं सेना में भर्ती हुआ। जब मैं हथियारों का कोर्स करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल मऊ में गया तो वहाँ इस चीज़ का मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। मेरा AXI ग्रेडिंग बेस्ट स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिला, जिसकी वजह से मैं इंस्ट्रक्टर के रूप में IMA देहरादून, जहाँ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पर चयन हुआ। वहाँ पर मैं 3.5 साल इंस्ट्रक्टर हुआ। सोपर में हमारी बटालियन थी, वहाँ पर आ गए और वहाँ से सीधा हम लोग सांजापुर के लिए, पीस एरिए के लिए मूव कर रहे थे। उसी दौरान कारगिल के लिए हमें हुक्म मिला कि कारगिल सेक्टर में लड़ाई शुरू हो गई है, वहाँ 13 जैक जाएगी और हमारी गाड़ियाँ जो हैं, सामान जितना भी लोड था वो एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया और ट्रुप्स का तमाम ट्रुप्स की गाड़ियों को कारगिल की तरफ मोड़ दिया गया। तब हमें पता चला कि हमने कारगिल युद्ध में शामिल होना है। मेरे दिल में एक यही भावना थी कि जो दुश्मन एनिमी हमारी जगह को कैप्चर करके बैठा है, उनको सिर्फ अपनी जगह से खदेड़ कर पीछे हटाना है या उनको ख़त्म करना है। यही एक बात हमारे सभी जवानों के दिमाग में थी कि अपनी ज़मीन को वापस लेना। जब हम प्लेन एरिया से ऊपर चढ़े तो हाई एल्टीट्यूड में जो है ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो क्लाइमेटेशन के लिए हमें इतना टाइम नहीं मिला। फिर भी 1-2 दिन के बीच में हमने वहाँ थोड़ा सा पेट्रोलिंग वगैरह करके नीचे डाउन में अपने आप को उस माहौल में डालने की कोशिश की। बिना रास्ते के हम लोग आगे बढ़ते गए। कहीं कोई ऐसे पत्थर के ऊपर पाँव पड़ जाता तो वो पत्थर नीचे गिर जाता, जो कि अपने ही जवानों को घायल कर देता था। लड़ाई के दौरान वैसे अगर कहा जाए तो हर सिचुएशन ही खतरनाक होती है, अपने आप में एक चैलेंज होता है। फिर भी हमारी कंपनी ने 2 जगह अटैक किया है। फर्स्ट अटैक हमारा टोलो लाइन से आगे 5140 पर था। वहाँ पर जब हम ऊपर चढ़े तो एक हमारी दूसरी कंपनी का जवान है, उसका हाथ कट चुका था। उसको वापस भेजने के लिए उस कंपनी ने 2 नए रिक्रूट, नए जवान भेज रखे थे, जिनको दिशा का ज्ञान नहीं था, ना वो नेविगेशन जानते थे। तो
मेरा कंपनी कमांडर विक्रम बत्रा जो था, उसने मुझे डिटेल किया कि चंदेल आप जाओ और इनको वापस लेके जाओ। तो रात के समय उनको मैं वापस लेके आया, जबकि हमें ये मालूम था कि कौन सी दिशा, सिर्फ मोटे तौर पर हमें पता था कि हम इस दिशा से आए हैं, इधर से वापस जाना। हो सकता था हम दिशा भटक जाएं और पाकिस्तान के किसी बैंकर में घुस जाए। 4875 में हम लोग अटैक कर रहे थे। एक जवान था, वो स्पोर्ट्समैन था, मगर उसने रॉकेट लॉन्चर उठा दिया। उसको बोला मैं तू फायर करेगा। बोले आज तक किया तो नहीं है, मगर आज मैं करूँगा। और उस बंदे ने मोर्चे में से रॉकेट लॉन्चर का और वो सक्सेस हुआ, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का एक गनमैन आगे बंकर में गन लगा के बैठा था, वो उड़ गया। और जैसे ही पीछे हमने 2 पार्टी तैयार कर रखी थी, 2 टीमें थी। जब उसने बोला कि बंकर उड़ गया है, अटैक, और दोनों टीमें इकट्ठी एक साथ अटैक करने के लिए ऊपर चढ़ गई। जैसे ही हम लोग ऊपर चढ़े, हमारी कंपनी जो थी, एक सी कंपनी होती है हमारी, उन्होंने पहले लेफ्ट स्पर को कैप्चर किया। उसके बाद जो .4875 था, उसको हमने कैप्चर करना था डेल्टा कंपनी का। तो सी कंपनी कमांडर ने डेल्टा कंपनी को ब्रीफ करना था कि दुश्मन कहाँ है, कहाँ उसका बंकर है, कहाँ उसके हथियार लगे हुए, कहाँ से वो फायर कर रहा है। मगर ये ब्रीफिंग रात के समय कंपनी कमांडर, और टाइम कम होने की वजह से ये ब्रीफिंग नहीं कर पाया। उन्होंने सीधा इशारों से कह दिया कि डेल्टा कंपनी जो राइट से इस तरफ से लग जाओ। तो हम लोग आगे थे, मेरे साथ 2 जवान थे। तो हम लोग जैसे ही जिस तरफ इशारा किया वो पत्थर के पास लगने के लिए, तो उन्होंने हम लोग आगे गए और पत्थर के पास देखा, जगह पोजीशन लेने के लिए नहीं थी। सिर्फ 2 बंदे या 3 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा उधर रुक सकते थे। तो मैंने बाकी वाले ट्रूप्स को, अपने कंपनी के जवानों को बोला कि आप लोग पीछे चले जाओ, कंपनी के पास वहाँ आड़ लेके बैठ जाओ। और हम लोग 3 जवान जो है उधर बैठ गए, ताकि अगर पाकिस्तान का कोई रीइंफोर्समेंट आता है या अटैक करने के लिए आता है, तो हम आपको सूचना दे देंगे। पूरी रात हम उधर बैठे रहे। वहाँ उसके जहाँ हम बैठे थे, उससे थोड़ी हाइट के ऊपर एक राइट की तरफ एक स्पर जाती थी, पहाड़ी की स्पर डाउन की तरफ को। उसके पीछे जो है पाकिस्तानी बैठे थे। सुबह जब थोड़ा थोड़ा लाइट होने लगा, तो उस वक्त 3 जवान जो है उस स्पर के पीछे से यहाँ छाती तक उनके सिर नजर आ रहे थे ऊपर, बाकी वो छुपे हुए थे। वो ऐसे दाएं बाएं देख रहे थे। मेरी नज़र जब उनके ऊपर पड़ी, तो मैंने अपने जवानों से पूछा कि इनको पहचानो, कौन सी कंपनी के आदमी, क्योंकि मैं तो IMA से नया पोस्टिंग आया था, बटालियन नहीं हो रखी थी। तो उन जवानों ने, मेरे जवानों ने बोला कि ये पहचान में नहीं आ रहे हैं। मैं पूछो इनको। तो एक जवान ने उनको जोर से आवाज़ दे के पूछा, वो कौन सी कंपनी के हो तुम लोग? तो उन्होंने बात नहीं किया, वो देखते रहे भी कहाँ है ये, कहाँ से आवाज़ आ रही। तो उस वक्त जब एक जवान जो पाकिस्तान का था, उसने बीच में से राइफल ऊपर उठाई। वो राइफल मैंने पहचान लिया कि ये अपने हिंदुस्तानी राइफल नहीं, ये पाकिस्तानी है। दूसरा, उनका जो पहनावा था, उन्होंने मंकी हेड ऊपर पहन रखे थे। हमारा जो मंकी हेड है, उसकी सिलाई ऊपर से टॉप से आगे और पीछे होती है, उनकी ऐसे साइड में थी, और ऐसे कान ऊपर की तरफ खड़े हुए थे कॉर्नर उसके। तो मैंने बोला यार ये तो पाकिस्तानी है।
और जैसे ही तो उसने राइफल उठाई, उसने फायर करना शुरू कर दिया। मैंने दोनों जवानों को ऐसे नीचे बिठाया पत्थरों की आड़ में। मैं बोला नीचे हो जाओ, ये पाकिस्तानी है। और जैसे ही हम लोग नीचे बैठे, उसने तकरीबन 10-12 गोलियां हिट की उसने एम लेके, मगर ये होकर तक हम लोग डाउन हो चुके थे। जहाँ मेरा जवान एक पत्थर का ऐसे आड़ लेके खड़ा था, उसके छाती के बराबर वो गोलियां लगी सारी। जब उसकी राइफल रुकी, लगभग 9-10 राउंड उसने फायर किए, थोड़ा सा गैप मिला तो मैंने नीचे ही बैठे बैठे झुक करके अपनी राइफल कॉक किया और हाथ ऊपर करके एक ब्रस्ट मारा 3-4 राउंड का। मेरे फायर के आवाज को सुन के वो पाकिस्तानी नीचे बैठ गए, भाई सामने वाला फायर कर रहा है। जब मैंने थोड़ी सी गर्दन ऊपर उठा के देखा पत्थरों में से, वो नीचे बैठे हुए थे। फिर मैंने सिंगल शॉट मोड में राइफल करके एम लेके खड़ा हो गया और उनके ऊपर फायर करने लगा। उनका राइफल का बैरल भी नजर आता था, मैं उसको हिट करता तो वो 10 मीटर के ऊपर तो नजर आ जाता है कि राइफल के ऊपर गोली लगी या बंदे के सिर के ऊपर गोली लगी। तो उस हालत में मैंने अपने जवानों को बोला कि तुम लोग यहाँ से निकलो और पीछे जहाँ बाकी ट्रुप्स बैठा है उधर चलो। मैंने राउंड 5-7 राउंड जगह जगह फायर किए, धूल मिट्टी उड़ाई, मिट्टी के ऊपर किए और मैं खुद भागा, पीछे आ गया। और पीछे आकर के मैंने एम करके उनको शूट करना शुरू किया। फिर अपने उन दोनों जवानों को आवाज मारी कि अब तुम लोग सेफ हो, आ जाओ पीछे, मैं कवर करके बैठा हूँ। आज भी वो बंदे मेरे को फोन करके पूछते हैं कि हम लोग कैसे बचे थे। मतलब ये एक याद रखने वाली चीज थी कि हम मौत के मुंह से कैसे वापस आए। एक जवान वही जो मैं बता रहा था पहले भी, बास्केटबॉल वाला, मतलब नेशनल लेवल का प्लेयर था। वो पढ़ा लिखा था, कैचिंग पावर अच्छी थी और उसने वहीं पर सीखा पिस्टल कैसे खोलना है, कैसे लोड करना है और कैसे फायर करना है। वहीं पर रात को मैंने उसको स्लीपिंग बैग अपने ऊपर लेके और टॉर्च जला के पिस्टल खोल के और लोड करके बताया। और उस बंदे ने रॉकेट लॉन्चर का फायर बंकर में से किया था, जबकि बंकर में से रॉकेट लॉन्चर फायर करने के लिए अपने आप को जान में जोखिम में डालने के बराबर होता है, क्योंकि वो रॉकेट लॉन्चर का गोला तो आगे फ्लैश मारेगा ही मारेगा, पीछे कंधे के ऊपर रखा होता है, पीछे 25 मीटर तक वो आग निकालता है। अगर बंकर में से उसको थोड़ा सा कंधा ऊपर उठा के फायर ना करे, वही आग उसको जड़ा के का फायर करना इतना पिन पॉइंट हिट था। सामने सैंडबैग लगा रखे थे पाकिस्तानियों ने, नीचे से ऑटोमेटिक मशीन गन की बैल निकाली थी, वहीं से फायर करते थे। तो उसको धकेल करके रख दिया उसने, और वो जो गन के पीछे बैठा था पाकिस्तानी, वहीं मारा गया। लड़ाई के दौरान बत्रा साहब जो है मेरे को साथ लेके चलते थे, क्योंकि वो मेरे को IMA से ट्रेनिंग के दौरान से जानते थे। मैं उनका इंस्ट्रक्टर रहा हूँ IMA का। तो वही जब मैं IMA से पोस्टिंग आया तो विक्रम बत्रा साहब ही मेरा कंपनी कमांडर था बटालियन के बीच में, और उनको ये भरोसा था कि चंदेल साहब का जो है ट्रेनिंग अच्छी है, फायरिंग अच्छी है, डिसिप्लिन ठीक है। तो उस चीज़ को देख के जहाँ भी कोई ऑपरेशन होता है, चाहे CI का हो, चाहे कारगिल की लड़ाई का हो, तो बत्रा साहब बोलते थे कि जहाँ मैं जाऊँगा चंदेल साहब आप मेरे साथ ही रहें, क्योंकि उनको मेरे ऊपर भरोसा था कि ये जहाँ भी जाएंगे सही काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। जब मेरे घर वालों को ये पता चला कि हमारा बेटा जो है
कारगिल युद्ध लड़ने के लिए चला गया है। तो मेरे पिताजी ने मुझे चिट्ठी लिखी। उन्होंने बोला कि हमें पता लग गया है कि लड़ाई शुरू हो गई है, तो अपने आप को बचा के रखना और मतलब देश के लिए लड़ना है, खुद सेफ रहना है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे को मेरी लड़की का लेटर मिला था। पूरी कंपनी ने पढ़ा वो लेटर। उस वक्त उसकी उम्र ये रही होगी 9 या 10 साल, चौथी क्लास में पढ़ती थी वो। उसने लेटर में लिखा था कि पापा, पाकिस्तानियों को मार करके या खदेड़ करके वापस आना है। वो उस चिट्ठी को पढ़ के पूरी कंपनी इमोशनल हो गई थी कि पाकिस्तानी वो खदेड़ करके आना। वो चिट्ठी मिली नहीं मेरे को, आगे आगे बढ़ती गई। ये थे मेरी लड़की के विचार। सारे बोले मेरे को, यार तेरी लड़की अभी बच्ची है तो उसकी ये विचार है, तो तेरे तो होंगे भी लड़ाई के लिए। हम लोग उधर इमोशनल हो रहे थे, मगर मेरे घर वाले मेरे को हौसला दे रहे थे कि लड़ाई करके आना है और सेफ आना है। जब हमारी बटालियन शाहजहाँपुर के लिए लोड हो रही थी गाड़ियों में, तो छुट्टी घर आने के लिए मैंने लीव एडवांस पेमेंट निकलवा रखी थी। तो वो कैश मेरे पास था पॉकेट में। और जब श्रीनगर से हम कारगिल की तरफ मुड़े तो मैंने सोचा यार लड़ाई में तो पैसे का मतलब ही नहीं, क्या करें। अभी हमारे कुछ मेडिकल कैटेगरी बंदे होते हैं बटालियन के बीच में, जो आप वो स्टोर वगैरह या एडमोसाइड वगैरह देखते हैं। उनमें एक JNK का सिपाही था, लाल सिंह नाम था उसका। मैंने उसको बोला यार ऐसा है कि हम लोग तो ऊपर जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, तो मेरे पास ये पैसे है, छुट्टी जाने के लिए लीव एडवांस ले रखा था, तो आप ऐसा करना। मैंने कागज के ऊपर लिख के घर का एड्रेस दे दिया, अपने बैंक का अकाउंट दे दिया। मैं बोला या तो इसका ड्राफ्ट बना के इस बैंक में जमा कर देना अगर मैं मर गया तो, और ये चिट्ठी इस एड्रेस के ऊपर लिख के दे देना कि बैंक में इतना पैसा जो है आपके भेज दिया गया है। तो उस बंदे ने बोला हवलदार जी ये बात मत बोलो, आप कैश लेके ही जाओगे, ड्राफ्ट नहीं मैं बनाऊं। और जब 2 जगह लड़ाई लड़ने के बाद जब हम वापस आए तो उसने सबसे पहले मेरे हाथ में वो कैश दिया कि मैंने बोला था देखा कि आप वापस कैश लोगे। मैंने श्रीनगर से फोन किया घर में कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ, लड़ाई खत्म हो चुकी है। तो मेरे पिताजी ने यहाँ पर मतलब पूरे अपने रिश्तेदारों को एक किस्म का वो पार्टी दिया था, जैसे हमारे दान बोलते हैं, वो दान दिया कि लड़का आ रहा है लड़ाई लड़के। तो यहाँ खाना हो रहा। जो आजकल नई पीढ़ी है वो सेना में जाने के लिए तैयार हो रही है, उनके लिए मेरी सलाह ऐसे है कि वो अपने देश के प्रति जज्बा रखे, देश के लिए लड़े, और लड़ने के लिए जरूरी है कि वो अच्छे तरीके से सही तरीके से प्रोफेशनल ट्रेनिंग करे, हथियारों के बारे में जानकारी हासिल करे और लड़ाई की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करे
और डिसिप्लिन के साथ रहें। नहीं तो आगे के लिए मेरे ख्याल से कोई ऐसा युद्ध होगा तो उसमें वो टेक्नोलॉजी का युद्ध ज़्यादा होगा, टैक्टिक्स का युद्ध ज़्यादा होगा, तो उसमें वो अपने आप को सेव कर सकते हैं और देश की सीमा की रक्षा कर सकते हैं। Indian armed forces prevailed yet again.